सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आप उषा कविता पढ़ रहे हैं। कल आपने इसका पहला पार्ट पढ़ा, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। तो कल पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि इस कविता में कवि जो है वो कल्पना कर रहा है, कल्पना के संसार में खोया हुआ है और बताता है कि किस प्रकार से सूर्योदय से पहले का जो आकाश होता है, प्रातःकाल का समय जो होता है, भोर का नभ जो होता है, वो शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। कवि की कल्पना से सूर्योदय से पहले जो आकाश जिस रंग का दिखाई दे रहा है उसके बारे में कल्पना की गई है बेटा। उसकी कल्पना कर दी है कि जैसे बहुत नीला शंख होता है, बजाने वाला यंत्र जो धार्मिक स्थलों पे बजाया जाता है आमतौर पे, या किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उसके लिए भी शंख की ध्वनि बजाई जाती है। तो ये कहा है कि वो नीले शंख जैसा भी दिखाई दे रहा है, दूसरा राख से लिपा हुआ चौका भी दिखाई दे रहा है। जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका अभी अभी लिपा हो और सूखा नहीं हो, अर्थात जो लिपाई की गई है उसके कारण अभी वो गीला पड़ा है। राख बेटा क्या होता है? लकड़ी आदि जो पदार्थ होते हैं उनसे जो जलने के बाद जो बच जाता है वो राख होती है बेटा। जो थोड़ी हल्की सी नीली माली हुई आपने घरों में अपने चूल्हे में देखी होगी तो वो राख होती है बेटा। उससे लिपा गया हो कोई चौका जो हम चौका लगाते हैं, लिपाई करते हैं जिसकी हम, वो होता है बेटा। ठीक है। और फिर क्या कहता है कि जिस प्रकार से लाल केसर वाली शिला को धो दिया गया हो या फिर उस पर केसर की कांति हमें दिखाई देती है, और वो कांति जो है, चमक जो है, वो हमें कैसे दिखाई दे रही है? मानो स्लेट होती है बेटा, एक पत्थर का टुकड़ा होता है चौकोर, जिस पे छोटे बच्चे आमतौर पे पहले पढ़ते थे। आजकल तो कापी पेन का चलन हो गया है, लेकिन पहले स्लेट और स्लेटी होती थी, चौक होता था, जैसे चौक आजकल भी है। और उस स्लेट पे लिख करके बच्चे देखते थे स्लेटी से, चौक से, और वो लाल खड़िया अर्थात लाल रंग की जो स्लेटी होती थी, सफ़ेद रंग की होती थी, एक प्रकार से मिट्टी की बनी हुई, उससे लिख करके बच्चे देखते थे। उसमें यही फ़ायदा जो होता था, उसको बार बार हम रिमूव करके कितनी ही बार लिख सकते थे, कितनी बार उस पर काम कर सकते थे। जबकि आजकल जो कॉपी और पेन है उसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसको फिर दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो वो इसी प्रकार से मानो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने भी, कोई भी हो सकता है वो, तो उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे किसी नन्हे मुन्ने अदृश्य हाथों ने प्लेट की जो स्लेट है उसके ऊपर लाल रंग की चाक से कुछ न कुछ लिख दिया हो, उसको रंग दिया हो। तो आज अब हम दूसरे पार्ट में जाते हैं बेटा इस कविता का। नील जल में या किसी की गोर झिलझिल बिलचे, नीले जल में। अब जो आसमान है बेटा उसकी तुलना जो है वो किसी नीला पानी जो होता है, पानी का रंग कैसा होता है बेटा? नीला। तो उसके समान दिखा दिया है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, नील जल में। अब इस पद्यांश में हम देखेंगे बेटा कि सूर्योदय होने का जो वर्णन कवि ने किया है वो दिखाया है कि किस प्रकार से नील जल में, जिस प्रकार आसमान है वो नीला है और वो किसके समान दिखाई दे रहा है? नीले पानी के समान दिखाई दे रहा है। नीला आकाश है वो नीले पानी के समान दिखाई दे रहा है, और उस पानी के अंदर जिस प्रकार से
कोई स्त्री सुंदरी जो है वो उस जल से बाहर निकल रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। उस नीले जल में से जैसे कोई स्त्री गोरे वर्ण की, ठीक है, सफ़ेद रंग की झिलमिलाती हुई गौर वर्ण की जो सुंदरी है, वो झिलमिलाती अपनी देह को, शरीर को, उसका शरीर जो है वो कैसा बताया है, सफ़ेद रंग का, और वो नीले जल से जैसे निकल रहा हो। तो नीले आसमान में जैसे ही सूर्य अपनी सफ़ेद किरणों के साथ बाहर आ रहा है, उसके बारे में कवि कल्पना कर रहा है बेटा। और यहाँ कवि ने नीले आसमान को तो नीले जल के समान बता दिया, और सूर्य को बेटा सफ़ेद रंग की कोई सी सुंदरी के समान उसकी तुलना कर दी है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि तेज और जादू टूटता है इस उषा का। जैसे ही जो सूर्य उदय होता है तो जो उषा का जादू अभी तक बिखरा हुआ था, रात के समय में जो बिखरा हुआ था, जो सुबह सुबह उसने प्रकृति में जो चीज़ें उसने बिखेर दी थी, ठीक है, उसे का जादू अब समाप्त होने लगा था। क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है बेटा, तो भोर जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और दिन निकल आता है। तो इस प्रकार से जो सुबह का जादू था वो टूटने लगता है। तो इसमें देखना बेटा किस प्रकार से कि जैसे जैसे वही उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया है, गौर झिलमिल दे जय जैसे हिल रही हो। यहाँ उपमा अलंकार है कि उपमा का मतलब समानता या तुलना कर दी गई है, और तुलना किसकी कर दी है यहाँ, सूर्य की। किससे बेटा, सूर्य की तुलना किसी गौर वर्ण की सुंदरी से कर दी है। कोई सुंदरी नीले जल से मान लो बाहर आ रही हो और अपने गोरे रंग की आभा बिखेर रही हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से नील जल में, नील जल का मतलब नीले जल में, या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, या फिर उस नीले जल में से कोई सुंदरी स्त्री अपनी सफ़ेद या गोरे रंग की जो आभा बिखेरती हुई उस नीले जल से बाहर निकल रही हो, वो कल्पना कर दी है सूर्य की बेटा। सूर्य जो होता है वो सुबह सुबह जैसे ही निकलता है, क्योंकि पहले पद्यांश में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सुबह का समय है, भोर का जो समय है बेटा, उषा का जो समय है, वो किस प्रकार से उसकी तुलना कवि ने कर दी थी कि नीले शंख जैसा था आसमान जो था, फिर वो राख से लिपा हुआ चौका दिखाई देता है। ये उस समय का वर्णन है जब सूर्य उदय नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है, लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, तो वो नीला आसमान जो है धीरे धीरे सफ़ेद रंग में परिवर्तित होता है, और उस नीले आसमान के अंदर सूर्य की जैसे ही किरणें पड़ती हैं बेटा, तो वो सूर्य ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी सुंदरी गोरे रंग की सुंदर स्त्री नीले जल में नहा करके बाहर आ रही हो और अपने रंग की आभा बिखेर रही हो। इस प्रकार से फिर क्या कहता है, और जादू टूटता ही उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। क्या कहा है कि ये जो है धीरे धीरे जैसे ही सूर्योदय होने के कारण उषा का ये जादू अब नष्ट हुआ जा रहा है। उषा ने जो जादू बिखेर रखा था, पहले पद्यांश में आपने पढ़ा, जो प्रकृति में उसने अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता बिखेर रखी थी, वो अब धीरे धीरे नष्ट होने जा रही है, अर्थात नष्ट होती जा रही है। क्योंकि इसके बारे में बताया है कि अब जो जादू उषा ने बिखेरा हुआ था इधर उधर प्रकृति के अंदर, वो अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है का मतलब सूर्योदय का मतलब है सूर्य का उदय होना, ठीक है, सूर्योदय का उदय होना, सूर्य अब प्रकट हो रहा है। और वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो कोई गोरे रंग की सुंदरी जो है वो नीले जल में नहा करके अपने गोरे रंग की आभा बिखेर रही हो बेटा। तो यहाँ उषाकालीन प्रकृति का जो मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है वो दर्शाया गया है। और फिर अब सूर्योदय होने के कारण वो जो जादू है बेटा उषा का, वो अब समाप्त हो रहा है, ठीक है। भाषा बिल्कुल आसान है,
सरल है और सरस रस के साथ भरी हुई है, आसानी से वो समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से इस कविता के अंदर बेटा आपने देखा कि उषा जो सुबह का समय है उसके अंदर आप जैसे ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो आसमान है हमें नीले रंग के समान, नीला जो शंख होता है उसके समान दिखाई देता है। फिर वो कवि ने कल्पना करती है कि वो राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी गीला पड़ा है, जो नमी लिए हुए है, नमी युक्त है। और फिर उसके बाद में क्या कहा है कि जैसे किसी गृहिणी ने राख से का चौका अभी अभी लिपा हो और गीला पड़ा हो, और लाल केसर वाली शिला जो होती है बेटा पत्थर को धो दिया गया हो और उस पर केसर की कांति दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। स्लेट बेटा पहले भी बताया था मैंने कि स्लेट जो होती है वो पहले प्रयोग की जाती थी, पत्थर की होती थी, उसके ऊपर लाल या सफ़ेद रंग की जो खड़िया चाक होती है, स्लेटी होती है, उसको रगड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हमें दिखाई दिया बेटा, बड़ा ही जो आकर्षक और मनोहक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया उषा काल का, वो कवि ने हमें अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो और इसमें तो आपने देख ही लिया कि सूर्योदय की तुलना जो है किसी सुंदरी से कर दी गई है, क्योंकि सूर्य भी सफ़ेद रंग में के साथ आता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी धीरे पहले थोड़ी सी कुछ समय के लिए लालिमा छाती है और फिर सफ़ेद रंग की किरणों के साथ प्रवेश कर जाता है किसी गोरे वर्ण की सुंदरी के समान बेटा। और नीला जल किसको कहा है? नीले आसमान को, जिसमें से वो सूर्य बाहर निकल रहा है किसी स्त्री के सुंदरी के समान, ठीक है। फिर क्या कहा है कि इस सूर्योदय होने से ही क्या होता है बेटा कि उषा का जादू अब नष्ट होने लगा है। तो इस प्रकार से इस कविता के अंदर बेटा आपने देखा कि सुबह का वातावरण जो है वो सुंदर है, अनुपम है और देखने योग्य है। इसलिए कवि हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर इस अनुपम सौंदर्य की कल्पना करने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या कहा है? प्रातःकाल उठकर जो प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन हमें करने चाहिए उसका हमें फायदा भी मिलता है कि कहते हैं कि प्रकृति सुबह जो है वो खजाना, प्रकृति अपनी बहुत सी चीज़ें बिखेरी रहती है और धीरे धीरे जैसे ही दिन निकलता है तो वो समेटने लगती हैं। तो इस प्रकार से कवि ने जो सुबह का अलौकिक वर्णन हमारे सामने कर दिया है उसका कवि ने यहाँ एक कल्पना की है और उस प्रातःकाल का वर्णन किया है। तो बेटा ये कविता आपकी कंप्लीट हो गई है। इस पे कुछ प्रश्न हमने कल आपको दिए थे बेटा, इसे दूसरे पद्यांश के आधार पे कुछ प्रश्न आज आप नोट करें कि नील जल में किसी की घोर झिलमिल दे, नील जल में किसी की घोर झिलमिल दे में कौन सा भाव प्रकट होता है? नीले जल में किसी की घोर झिलमिल दे में कौन सा भाव प्रकट होता है वो आपको बताना है, ठीक है। नीले जल में किसी की घोर झिलमिल दे माने शरीर जो है झिलमिलाता हुआ बाहर निकले नीले जल में, तो वो कौन से भाव को प्रकट करता है? आगे है नील जल में उदय होता सूर्य कैसा प्रतीत हो रहा है? नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य कैसा प्रतीत हो रहा है? प्रातःकाल का जो आकाश है बेटा उसका रंग कैसा था? प्रातःकाल जो आकाश था उसका रंग कैसा था? प्रस्तुत कविता में कवि ने कौन सा चित्र उपस्थित किया है, कौन सा चित्र दर्शाया है उषा काल के बारे में, वो बताना है आपने। और अगला प्रश्न है उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? अगला प्रश्न है
इस कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? इस कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? अगला प्रश्न है, उषा कविता में चौका किससे लिपा होने की बात कही गई है? इस कविता में, उषा कविता में जो है चौका किससे लिपा होने की बात कही गई है? अगला प्रश्न है, गोर झिलमिल दे जैसे, गोर झिलमिल दे जैसे में कौन सा अलंकार है? गोर झिलमिल दे जैसे में कौन सा अलंकार है? अगला प्रश्न है कि नीले जल जो है, नीला आकाश है, उसकी तुलना किससे की गई है? या नीला आकाश कैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है। और दूसरा अगला प्रश्न है कि सूर्योदय होने से किसका जादू टूट रहा है? सूर्योदय होने से किसका जादू टूट रहा है? तो बेटा ये प्रश्न आप जो है इस YouTube को, वीडियो को सुन करके लिखेंगे बेटा, और रफ कॉपी में लिखेंगे पहले। ठीक है। तो ये बेटा आपकी उषा कविता जो है आज पूरी हो गई है। थैंक यू बेटा। ओके।